हेलो एवरीवन। आज की कहानी एक गरीब लड़की सू वनवन की है। वनवन पुअर मगर इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। उसकी माँ अस्पताल के बिस्तर पर मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही है। वनवन का डैड एक गैंगस्टर है और वनवन उसकी नाजायज बेटी है। मगर उसके डैड मिस्टर मार्क्स ने कभी मुड़कर उनकी तरफ नहीं देखा था, क्योंकि वो सिर्फ पावर, पैसे और धोखे पर विश्वास रखता था। और मिस्टर मार्क्स के ऑलरेडी 3 बच्चे हैं और एक डेंजरस मिशन के लिए मिस्टर मार्क को अपने बच्चों में से किसी को भेजना था। मगर मिशन इतना डेंजरस था कि उसके बच्चों की जान जा सकती थी। मगर अपने जायज बच्चों से वो बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था और इस काम के लिए वो वनवन को चूज करता है। और इरादा उसका यही था कि वनवन इस मिशन में मार जाएगी तो उसकी मौत से मार्क्स को बेनिफिट होगा। मगर वो ये नहीं चाहता था कि यही छोटी सी लड़की अंडरवर्ल्ड की बुनियादें हिला देगी और दुश्मनों को उन्हीं के जाल में फंसाकर जिंदगी का गहरा तंग करेगी और सबको बर्बाद कर देगी। 18 साल के बाद मिस्टर मार्क अपनी बेटी से कॉन्टैक्ट करते हैं तो बोलते हैं कि कल मैं स्कूल तुमसे मिलने आऊंगा। जैसे ड्रामा स्टार्ट होते हैं तो हम देखते हैं कि वनवन के क्लास फेलोज उसे फाइट करने की कोशिश कर रहे थे और इन बुलीज की लीडर एक रिच लड़की लीजा है और क्लास में सबसे ज्यादा रिच वही है। मगर बाकी बच्चे भी बहुत ज्यादा रिच थे और वो भी उसी का साथ दे रहे थे। और वनवन की माँ क्योंकि बाजार में मछली सेल करती थी तो हर कोई उसे जानता था और हर कोई ये भी जानता था कि उसका फादर नहीं है। और बच्चे इस बात को लेकर उसे बुली करते थे और बचपन से वनवन खुद को डिफेंड करती आई थी तो उसकी फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो चुकी थी। बॉयज वनवन को चैलेंज करते हैं कि देखते हैं कि आज तुम जिंदा कैसे बचती हो। तो वनवन बोलती है कि सब एक एक करके नहीं बल्कि एक साथ आओ। सब उस पर अटैक करने लगते हैं तो वनवन सबको हिट करके गिरा देती है और फिर उनकी बहुत ज्यादा धुलाई लगाती है। तो लीजा को हरास करती है और आज उसे पता था कि उसका डैड स्कूल आने वाला है तो इनडायरेक्टली वो उसे मैसेज भी देना चाहती थी कि उसकी नेचर कैसी है। और रिपोर्ट जैसे टीचर को मिलती है तो टीचर वनवन को ही ब्लेम करती है और टीचर क्योंकि बाइस थी तो वो सिर्फ रिच बच्चों को सपोर्ट करती थी। टीचर बोलती है कि क्या पता है कि लीजा की फैमिली कितनी रिच है और अपनी फैमिली को देखो, तुम्हारी माँ बदबू वाली मछली सेल करती है तो तुम्हारी क्या औकात है कि इन बच्चों से बात भी करो। वनवन कुछ बोलने लगती है कि टीचर उसे बोलती है कि मैं तुमसे कोई बात नहीं करने वाली, अपनी माँ को बुलाओ, वही मुझसे बात करेगी। वनवन बोलती है कि मेरी माँ तो नहीं आ सकती, मेरा डैड आएगा। और आज तक वनवन के डैड को किसी ने देखा नहीं था तो टीचर उसे टीज करती है कि क्या तुम्हारा डैड भी है और तुम्हारे जैसे को कौन पूछता है। तभी मिस्टर मार्क्स आता है तो बोलते हैं कि टीचर मैं वनवन का डैड हूँ। वो अपना नाम बताते हैं तो टीचर शॉक रह जाती है और बोलती है कि वनवन का सारा नेम सू है तो ये आपकी बेटी कैसे हुई। मिस्टर मार्क्स उसे बोलते हैं कि ये मेरा नहीं, अपनी माँ का सारा नेम यूज करती है। और मिस्टर मार्क का नाम सुनते ही टीचर घबरा जाती है क्योंकि हर कोई जानता था कि ना सिर्फ वो रिच है बल्कि बहुत डेंजरस और अंडरवर्ल्ड का बॉस है। और फिर वो सोचती है कि ये आज तक अपनी बेटी के लिए आया नहीं तो ये से मोहब्बत नहीं करता। वो बोलती है कि फाइट तुम्हारी बेटी ने स्टार्ट की थी और ये इसका फाइनल ईयर है, आप ये तो नहीं चाहेंगे कि इसे स्कूल से निकाल दिया जाए। मिस्टर मार्क्स बोलते हैं कि मैंने तो सुना है कि इन बच्चों ने पहले मेरी बेटी को हिट किया था। टीचर बाकी स्टूडेंट्स को बोलती है कि तुम लोग बाहर जाओ। सब लोग बाहर चले जाते हैं। वो लोग स्टाफ रूम में आते हैं तो टीचर बोलती है कि मिस्टर मार्क्स आप जानते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती और हर कोई आपकी बेटी को भी बुली क्यों करता है और क्या आपको ये नहीं लगता कि फॉल्ट इसी में है। मिस्टर मार्क बहुत शांत रहता है। वो अपनी माला और घड़े उतारता है तो फिर टीचर को जोर से स्लैप करता है। टीचर बोलती है कि तुमने हिम्मत कैसे की कि मुझे हिट करो। मिस्टर मार्क एक ट्रॉफी उठाता है तो टीचर को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है और बोलते हैं कि तुम्हें समझ तो आ चुकी होगी कि मैंने उन बच्चों को नहीं बल्कि तुम्हें हर्ट क्यों किया है। वो पेपर से हाथ साफ करते हैं तो फिर वनवन को बोलते हैं कि अभी तुम क्लास में जाओ और रात को तुम्हें मेरे घर आना है। वनवन बोलती है कि वो मेरा घर नहीं है, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी और फिर मेरा सर नेम सू है, थॉर्न नहीं है। मगर मिस्टर मार्क बोलते हैं कि मैं रात को किसी को भेजूंगा, तुम मेरे घर आ जाना। वो कुछ सुने बिना चले जाते हैं। जैसे स्कूल की छुट्टी होती है तो वनवन बाहर आती है। स्टूडेंट फिर से उसे घेर लेते हैं और बोलते हैं कि बताओ अब तुम्हारी हेल्प कौन करेगा। वनवन बोलती है कि क्या और मार खानी है। और इससे पहले कि वो लोग फाइट स्टार्ट करते बहुत सी जीप्स रुकती हैं तो मिस्टर मार्क का पर्सनल असिस्टेंट चिन गार्ड्स के साथ वहाँ आता है। स्टूडेंट बोलते हैं कि ये तो बैड पीपल हैं। सब लोग डर कर भाग जाते हैं। चिन वनवन को बोलते हैं कि आप कार में बैठें और वनवन का अपना प्लान था तो वो उसके साथ कार में बैठ जाती है। और जैसे वो लोग मैंशन आते हैं तो चिन कार रोक देते हैं। वो वनवन से पूछते हैं कि क्या रियल में तुम थॉर्न फैमिली में जाना चाहती हो। तो वनवन बोलती है कि मैं 18 की हो चुकी हूँ तो अपने डिसीजन ले सकती हूँ। और फिर बोलती है कि मिस्टर मार्क बहुत रिच और पावरफुल है और अंडरवर्ल्ड में
उसका बहुत ज़्यादा नाम है और वो मेरी और मेरी माँ की सिचुएशन जानता है, मगर उसने कभी हमारी केयर नहीं की। मगर अब सडनली उसे मेरी याद आई है, तो इसका मतलब यही है कि उसे मुझसे कुछ बड़ा काम है। चिन को लड़की इंटरेस्टिंग लगती है तो बोलता है कि बताओ तुम और क्या जानती हो। वनवन बोलती है कि मिस्टर मार्क सालों से गैंगस्टर बॉस है और उसके बहुत से दुश्मन हैं और मुझे लगता है कि उसे डेंजरस काम के लिए अपने बच्चों में से किसी को भेजना है और वो अपने जायज बच्चों को इस काम के लिए तो नहीं भेजेगा और उसे यही लगता है कि मैं नाजायज हूँ, अगर मार भी जाऊँ तो उसे कुछ भी नुकसान नहीं होगा और मुझे कुर्बान करने के लिए वो चूज करना चाहता है। और जिन हैरान रह जाता है कि ये छोटी सी लड़की है तो एक्यूरेट सब कुछ गैस कैसे कर लिया। वो बोलते है कि तुम सब कुछ जानती हो तो यहाँ क्यों आई हो। तो वनवन बोलती है कि कॉम्पनसेशन लेने। मगर जैसे वो कार से बाहर निकलती है तो सोचती है कि मिस्टर मार्क तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारी पावर, पैसा और तुम्हारी सीट सब कुछ छीन लूंगी और जो कुछ तुमने मेरी माँ के साथ किया है एक एक का बदला लूंगी। और जैसे वो अंदर जाती है तो मिस्टर मार्क ऊपर बैठा था और फिर रिटर्न कर रहा था कि वो बिजी है और उसके तीनों बच्चे सिटिंग रूम में थे। जैसे वो वनवन को देखते हैं तो बहुत गुस्से में आ रहे थे। तो मिस्टर मार्क की बेटी क्लोई बोलती है कि तुम एक आवारा की बेटी हो तो तुम्हें अपनी औकात याद रखनी चाहिए। मगर वनवन उसे नहीं डरती। क्लोई से बोलती है कि तुमने मुझे हेलो क्यों नहीं बोला। वनवन उसे जोर से स्लैप कर देती है। क्लोई बोलती है कि तुमने हिम्मत कैसे की कि मुझे हिट करो। और दोनों भाई भी शॉक रह जाते हैं क्योंकि आज तक किसी ने क्लोई पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं की थी। वनवन ऊपर बैठे डैड को देखती है तो सोचती है कि मुझे चेक करना है कि तुम मुझे कितना बर्दाश्त करते हो और जितना तुम मुझे बर्दाश्त करोगे मुझे समझ जाएगी कि तुम्हें अपने काम के लिए मेरी उतनी ही ज्यादा जरूरत है। वो फिर से क्लोई को स्लैप कर देती है। छोटा भाई बोलते है कि मेरी बहन को हिट करने की हिम्मत कैसे की। वनवन उसे भी स्लैप कर देती है और बोलती है कि तुम्हें किसी ने लेसन नहीं सिखाया तो ये काम आज मैं करती हूँ। बड़ा भाई स्लीप ऊपर करता है मगर वनवन से डरने लगते हैं तो उसे हिट नहीं करता। वनवन अपने डैड को बोलती है कि मिस्टर मार्क आपकी फैमिली ने मुझे वेलकम नहीं किया तो मुझे जाना चाहिए। बड़ा बेटा बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि डैड तुम्हारी मिन्नतें करेगा कि तुम यहाँ रुको। छोटा बोलता है कि यहाँ से दफा हो जाओ और वनवन प्रिटेंड करती है कि वो यहाँ से जाने वाली है और वो वेट कर रही थी कि मार्क उसे कब रोकेगा। मिस्टर मार्क वनवन को बोलते हैं कि तुम्हारा कमरा रेडी है और फिर वो क्लोई को बोलते हैं कि इसे इसका कमरा दिखाओ। दोनों बेटे गुस्से में आने लगते हैं तो डैड बोलते हैं कि कोई बात नहीं होगी। तीनों चले जाते हैं तो वनवन भी वहाँ से चली जाती है। तभी मार्क्स की वाइफ विक्टोरिया आती है तो बोलती है कि इसने जैज को घर क्यों लाए हो और उसने क्लोई को हिट किया है तो तुमने उसे पनिश क्यों नहीं किया। तो मार्क्स उसे बोलते हैं कि मैंने उसे कभी बेटी नहीं समझा और बताता है कि मिस्टर स्टेलिंग वाले काम के लिए मुझे उसकी जरूरत है तो इसी कारण मैं उसे घर लाया हूँ और जैसे काम फिनिश हो जाए तो उसके साथ जो चाहो कर सकती हो। विक्टोरिया खुश हो जाती है तो बोलती है कि ये तो अच्छी बात है, जैसे ये मैटर खत्म होगा तो उसकी माँ को हर चीज के लिए कीमत चुकाना पड़ेगी। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि क्लोई वनवन को कमरे में लेकर आती है तो बोलती है कि तुम ये ना समझना कि डैड ने तुम पर हाथ नहीं उठाया तो तुम जो चाहो कर सकती हो। और फिर उसे बोलती है कि अगर मैं नाटक करूं कि तुमने मुझे पुश किया है तो डैड तुम्हारी टांगे तोड़ देगा। वनवन बोलती है कि अगर ड्रामा करना चाहती हो तो इसे रियल बनाते हैं। वो गुलदान में से फूल निकालती है तो पानी क्लोई के मुंह पर डाल देती है। क्लोई शॉर्ट करने लगती है। उसके दोनों भाई अंदर आ जाते हैं तो अपनी बहन की हालत देखकर मॉम डैड को आवाजें देने लगते हैं और छोटा फिर से आगे आता है तो वनवन उसे स्लैप कर देती है और बड़ा फिर से डरने लगते हैं तो वो दूर रहता है। तभी मॉम डैड आते हैं तो क्लोई बोलती है कि डैड मैं इसे सिर्फ कमरा दिखा रही थी मगर इसने मुझे फिर से हिट किया। दोनों बेटे भी बोलते हैं कि अभी अभी ये आई है तो इसने सब कुछ उल्टा कर दिया है, आप इसे घर से निकाल दें। मगर डैड उन्हें डांट कर चुप करवाता है और वनवन जो सिर्फ गैस कर रही थी कि उसका डैड उसे किसी डेंजरस काम के लिए यूज करना चाहता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि डैड को उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है और चाहे वो कुछ भी कर ले काम पूरा होने से पहले वो उसे घर से निकाल नहीं सकता। वो उन्हें और ज्यादा सताने का प्लान करती है और सोचती है कि देखती हूँ कि डैड की बर्दाश्त की लिमिट क्या है। वो बोलती है कि मैं सामने वाले कमरे में रहूंगी। क्लोई बोलती है कि वो कमरा मेरा है मगर वनवन उसके कमरे में चली जाती है। क्लोई जाने लगती है तो उसका डैड उसे रोक लेता है और बोलते हैं कि सिर्फ कुछ दिन उसे बर्दाश्त करो। और क्लोई तो हैरान होने लगती है कि पहली बार उसके डैड की आंखों के सामने किसी ने उसे बुली किया है तो डैड चुप है। तभी वनवन क्लोई का सामान बाहर फेंकती है तो क्लोई गुस्से में अंदर जाने लगती है। तभी वनवन उसके और कपड़े बाहर फेंकती है तो बोलती है कि तुम्हारे साइज को देखकर लगता है कि तुम एयरपोर्ट के रनवे से ज्यादा फ्लैट होने वाली हो। क्लोई और भाई बहुत गुस्से में आ रहे थे तो छोटा भाई क्लोई को साथ लेते हैं तो फिर से कमरे में जाता है मगर वनवन दोनों को फिर से हिट करती है तो बाहर गिरा देती है। क्लोई कुछ बोलने ही लगती है तो वनवन उसकी आंख पर
पेन पॉइंट कर लेती है तो बोलती है कि मेरे पेशेंस को आजमाने की जरूरत नहीं और क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी आंख नहीं फोड़ सकती। दोनों बेटे अपने डैड को बोलते हैं कि प्लीज आप हमारी हेल्प करें। मिस्टर मार्क्स वर्मन के हाथ से पेन ले लेते हैं और अपनी फैमिली को बोलते हैं कि तुम लोग जाओ, मुझे अकेले में से बात करनी है। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर मार्क पूछता है कि क्या तुम जानती हो कि मैं क्या करता हूँ। वर्मन बोलती है कि आप अंडरवर्ल्ड के बॉस हैं, आपके ढेरों बिजनेस हैं और पावर इतनी ज्यादा है कि अगर एक आवाज देंगे तो हजारों आदमी यहाँ आ जाएंगे। मिस्टर मार्क हाँ में सर हिलाता है और बोलते हैं कि अच्छा है कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो और फिर उसे बोलते हैं कि तुम्हारी माँ के कारण मैं अब तक तुम्हें बर्दाश्त कर रहा था, मगर ये ना समझना कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता और अगली बार ऐसा वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। वर्णन बोलती है कि ओके ऐसा कुछ नहीं होगा। वो कमरे में जाती है तो अपने बेस्ट फ्रेंड लियो को कॉल करती है और वन की मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है। उनकी कीमोथेरेपी होना थी मगर पैसे नहीं थे और वन क्योंकि मिस्टर मार्क के साथ आ गई थी तो उसने लियो से रिक्वेस्ट की थी कि कुछ दिन के लिए उसकी मॉम के पास वो रुके। वो उसे कॉल करती है तो अपनी मॉम का हाल पूछती है। लियो से बोलते हैं कि डॉक्टर ने बोला है कि अगर बिल जमा नहीं करवाएंगे तो कीमो नहीं लगेगी। तो वन से बोलती है कि पैसों की फिक्र न करो, मैं कुछ ना कुछ करके पैसों का अरेंज कर लूंगी और फिर उसकी रिक्वेस्ट करती है कि तुम मॉम के पास ही रुकना। लियो ओके बोलता है। वन सोचती है कि मॉम फिक्र न करें, मैं डैड का पैसा और पावर छीन लूंगी और मैं उसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपको अच्छी लाइफ दूंगी। नेक्स्ट डे वन स्कूल से वापस आती है तो उसका डैड उसे बोलते हैं कि अच्छे टाइम पर आई हो, चलो हम दोनों बात करते हैं। वन बोलती है कि मिस्टर मार्क ये बेटी और पिता वाली बकवास मेरे सामने ना करें क्योंकि मैंने कभी तुम्हें अपना पिता नहीं माना। मिस्टर मार्क बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर हाथ नहीं उठा सकता। वन बोलती है कि तुम्हारा रियल फेस आप सामने आया और अब तुम रियल गैंगस्टर लग रहे हो और कल तुम जो कुछ कर रहे थे वो एक ड्रामा लग रहा था और मैं तो तुम्हारी एक्टिंग देखकर सीख फील कर रही थी और मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे कुछ काम है और जब काम निकलवाना ही है तो मेरी मिन्नतें करो ताकि मैं तुम्हारे काम आऊँ। मिस्टर मार्क बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया तो तुमने ये कैसे समझ लिया कि मुझे तुमसे काम है। और फिर बोलते हैं कि बताओ तुम और क्या जानती हो। वर्णन बोलती है कि मैं जानती हूँ कि काम बहुत डेंजरस है मगर काम को करने के लिए तुम्हें अपने बच्चों में से किसी को भेजना है, मगर तुम अपने जायज बच्चों को इस खतरे में डाल नहीं सकते तो इसी कारण मेरे पास आए थे और तुम चाहते हो कि वो गंदा काम मैं करूँ और अगर मैं कामयाब हो जाऊँ तो सब खुश हो जाएंगे और अगर मैं नाकाम हो जाऊँ तो तुम सारा ब्लेम मुझ पर डालोगे और मेरी मौत या जिंदगी से तुम्हें कोई भी परवाह नहीं। और मैं ये भी समझ चुकी हूँ कि जिसने तुम्हें ये काम करने का ऑर्डर दिया है वो तुमसे बड़ा है और तुम उसे किसी हाल में मना नहीं कर सकते और तुम अपनी बेटी को उसके कहने पर वहाँ भेजना चाहते हो ताकि अपनी सिंसियरिटी प्रूव करो। मिस्टर मार्क बोलते हैं कि अगर तुम जानती हो कि काम में इतना डेंजरस है तो फिर भी क्यों आई हो। वर्णन बोलती है कि मुझे पैसा चाहिए, तुम मुझे पैसा दो, मैं तुम्हारा काम करूंगी और हिसाब बराबर हो जाएगा, मगर फैमिली वाली बकवास भूल जाओ। चिन बोलते हैं कि मिस्टर मार्क आपकी बेटी आपकी सोच से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मिस्टर मार्क बोलते हैं कि तुम चुप रहो और फिर वो वर्णन को बोलते हैं कि अगर तुम काम कंप्लीट करो तो मैं तुम्हें $12 लाख दूंगा। वर्णन डील डन करती है। मार्क्स पूछते हैं कि क्या ये नहीं पूछोगी कि काम क्या है। वर्णन बोलती है कि मुझे $12 लाख मिल रहे हैं तो काम जो भी हो मैं कर लूंगी, मगर आधी प्राइस मुझे पहले चाहिए। मिस्टर मार्क उसके लिए पैसे मंगवाते हैं तो बोलते हैं कि आधे पैसे काम कंप्लीट होने के बाद मिलेंगे और फिर वो उसे बताते हैं कि मेरे बॉस मिस्टर स्टेलिंग को एक काम है और काम ये है कि तुम्हें एम्पायर क्लब जाना है और तुम्हें थर्ड बेसमेंट के नीचे जाना है, वहाँ एक ट्रॉफी है तो वो ट्रॉफी लेकर आनी है और बोलते हैं कि एक बंदे को चूज किया गया है जो तुम्हारी हेल्प करेगा और डिटेल भी तुम्हें वही बताएगा। वर्णन बोलती है कि सिर्फ एक ट्रॉफी के $12 लाख मिल रहे हैं तो सौदा बुरा नहीं। मिस्टर मार्क चिन को बोलते हैं कि इसे बाहर ले जाओ। चिन उसे बाहर ले जाता है। तभी विक्टोरिया आती है तो अपने हस्बैंड को बोलती है कि मैंने सारी इन्वेस्टिगेशन करवाई है और मुझे पता चला है कि इसकी माँ अस्पताल में है और इसकी कीमोथेरेपी हो रही है और इसी कारण ये इतनी आसानी से काम के लिए मान गई है। और फिर बोलती है कि कल ये बहुत अकड़ रही थी कि जैसे बहुत पावरफुल है और फिर वो परमिशन लेती है कि क्या मैं हॉस्पिटल में इसकी माँ को एक सरप्राइज दे सकती हूँ। मिस्टर मार्क बोलते हैं कि अगर तुम्हारा सरप्राइज काम में रुकावट नहीं बनेगा तो सरप्राइज दे सकती हो। और वन चिन के साथ बाहर आती है तो चिनो से बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि ट्रॉफी क्या होती है। वन बोलती है कि मुझे नहीं पता तो चिनो से बोलते हैं कि सिल्वर टाउन में क्लाइंट बहुत लिमिटेड होते हैं और जो लोग वहाँ बिजनेस करना चाहते हैं उनके पास ज्यादा सोर्सेज नहीं होते, मगर उन्हें क्योंकि पैसा और पावर चाहिए होते हैं तो वो दूसरों से छीन लेते हैं। और ट्रॉफी का मतलब ये होता है कि आपको किसी से उसकी पावर और पैसा छीनना है और इसका मतलब ये भी है कि आप उसकी जान भी ले सकते हैं।
और बोलते हैं कि जो कोई अपना टारगेट कंप्लीट कर लेता है और ट्रॉफी ले आता है उसकी मार्केट में जगह बन जाती है। और बोलते हैं कि मिस्टर स्टिलिंग चाहता है कि एम्पायर क्लब उसका हो जाए, मगर इस टाइम एम्पायर क्लब मिस्टर टायरन के पास है और टायरन बहुत डेंजरस पर्सन है और तुम किसी तरह भी एम्पायर क्लब उसे छीन नहीं सकती। और बोलते हैं कि मेरा मशवरा ये है कि तुम इस काम को भूल जाओ और यहाँ से चले जाओ, क्योंकि जितना तुम समझ रही हो ये काम उतना ईजी नहीं। वनवन बोलती है कि मेरी माँ की कीमोथेरेपी होनी है तो इसके लिए मुझे पैसे चाहिए और मैं चाहती हूँ कि उनका इलाज हो जाए, और दूसरे मेरे पास पैसे होंगे तो मेरी माँ को बाजार में मछलियाँ सेल नहीं करना पड़ेंगी और चाहे कुछ भी हो जाए मैं ट्रॉफी लेकर आऊंगी। और फिर बोलती है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है। दूसरी तरफ देखते हैं कि लियो वर्मन की मॉम के साथ वार्ड में अकेला था और उन्हें तसल्ली दे रहा था कि पैसों का अरेंज हो जाएगा तो आपका इलाज भी हो जाएगा। तभी वर्मन के कुछ रिश्तेदार वहाँ आते हैं तो बोलते हैं कि इनका इलाज नहीं हो सकता। लियो ने रोकने की कोशिश करते हैं मगर आंट मैडम सू का ऑक्सीजन मास्क उतारती है तो बोलती है कि इसे हॉस्पिटल से निकाल दिया जाए। डॉक्टर आते हैं तो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और लियो रिश्तेदारों को रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो लोग उसे हिट करते हैं। तभी वनवना चाहती है तो बहुत गुस्से में आती है और पहले वो लियो को छुड़ाती है तो फिर अपने रिश्तेदारों को हिट करने लगती है। वो लियो से पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। लियो बोलते हैं कि ये लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारी माँ का इलाज यहाँ नहीं हो सकता। वनवन बोलती है कि सालों से तुम लोग हमसे मिलने नहीं आए तो सडनली कैसे आ गए और मेरी माँ के इलाज को क्यों रोक रहे हो। तो आंट बोलती है कि तुम्हारी माँ इलाज डिजर्व नहीं करती। वनवन बहुत गुस्से में आती है तो ब्रीफ केस से सबको हिट करने लगती है और पहली बार वो फील करती है कि रिवेंज का ये तरीका बहुत अच्छा है। डॉक्टर बोलते हैं कि ये हॉस्पिटल है तो प्लीज आप शोर ना करें। वनवन बोलती है कि आप मुझे प्रॉमिस करें कि आप ट्रीटमेंट स्टॉप नहीं करेंगे। डॉक्टर बोलते हैं कि इसके लिए पैसा चाहिए। वनवन लियो को ब्रीफ केस देती है तो पैसा खोलकर दिखाती है और फिर वो डॉक्टर को बोलती है कि आपको इलाज के लिए जितना पैसा चाहिए लियो आपको दे देगा मगर इलाज जारी रहे। डॉक्टर ओके बोलता है। लियो पूछता है कि ये पैसा कहाँ से आया। वनवन बोलती है कि इस बात की परवाह करने की जरूरत नहीं। लियो बिल पे करने जाता है तो वनवन एक बॉटल तोड़ती है और फिर उसका शीशा उठाती है तो अपने अंकल को बोलती है कि बताओ तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। अंकल डांट कुछ बोलते नहीं तो वनवन बोलती है कि क्या मुझे पागल समझा है, इतने सालों बाद तुम लोग यहाँ कैसे आए हो। अंकल और आंट डरने लगते हैं तो बता देते हैं कि हमें विक्टोरिया ने यहाँ भेजा है और उसने हमसे प्रॉमिस किया है कि तुम्हारी माँ को धक्के देकर हॉस्पिटल से निकाल दिया जाए तो वो हमें पैसा देगी। वनवन चीन को कॉल करती है कि यहाँ कुछ लोग मेरी माँ को परेशान कर रहे हैं, कुछ लोगों को भेजो कि इन लोगों को डील करें। चीन अपनी टीम को लेकर आता है तो वनवन बोलती है कि इनके साथ जो कुछ करना है कर सकते हो मगर फिर ये मेरी माँ के पास नजर ना आए। गार्ड उन लोगों को ले जाते हैं। चीन एक बार फिर बोलते हैं कि क्या तुम श्योर हो कि तुम ये काम कर लोगे। वनवन बोलती है कि मैं एक बार जो डिसीजन ले लेती हूँ उसे पीछे नहीं हटती। चीन उसे कुछ बैंक कार्ड देते हैं तो बोलते हैं कि एम्पायर क्लब में एंटर होने के लिए ये पैसा काफी है और फिर उसे मेल लीड की पिक्चर देते हैं तो बोलते हैं कि ये तुम्हारा पार्टनर है, ये वहाँ तुम्हारी हेल्प करेगा और पहले तुम्हें इसे ढूंढना है, ये तुम्हें बताएगा कि अगला स्टेप क्या लेना है। वनवन बोलती है कि अगर मैं जिंदा ना आई तो मेरी माँ की केयर करना और बोलती है कि इनके इलाज के बाद जो पैसा बचेगा वो सब लियो के दे देना। और वनवन नहीं जानती थी कि वो जिंदा वापस आएगी कि नहीं। तो आखिरी बार वो अपनी माँ को गुड बाय बोलती है तो सैड होकर वहाँ से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वनवन एम्पायर क्लब जाती है और चीन ने उसे ऑलरेडी बता दिया था कि देखने में यही लगता है कि एम्पायर क्लब एक कसिनो है मगर रियलिटी ये है कि ये डेंजरस माफिया का एक अड्डा है। और चीन ने उसे ऑलरेडी बता दिया था कि उसे थर्ड बेसमेंट में जाना है। वनवन अंदर चली जाती है तभी थॉर्न फैमिली आती है। क्लोई अपने डैड को बोलती है कि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि ये सच में यहाँ आ गई। विक्टोरिया बोलती है कि क्या रियल में तुम इसे पैसे दोगे। मार्क बोलता है कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि इसकी मौत से हमारी फैमिली को बेनिफिट होगा। क्लोई बोलती है कि अच्छा है कि मरने के बाद ये हमें कुछ बेनिफिट दे। और मार्क ऐसा ही पत्थर दिल था, उसके लिए वनवन की जान की कोई भी वैल्यू नहीं थी। वो अपनी वाइफ और बच्चों की खुशी के लिए उसे कुर्बान करना चाहता था। और वनवन जैसे थर्ड बेसमेंट में जाती है तो वहाँ गैम्बलिंग हो रही थी। वो हर चीज नोट करने लगती है। एक वेटर आता है तो वो उसे पहचान लेती है क्योंकि ये लड़का जूलियन है जो उसका पार्टनर था। और दोनों एक दूसरे के हर काम पर नजर रखे थे, हर जगह कैमरास लगे थे और कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं था। और उसका मिशन ये था कि उसे टायरन को किसी तरह बाहर लाना था मगर चीन ने उसे बता दिया था कि टायरन खुद यहाँ नहीं आता और जब कोई बड़ा प्रॉब्लम होता है तो वो तभी आता है। और वनवन समझ जाती है कि उसे कुछ हंगामा करना होगा ताकि टायरन खुद बाहर आए। और बहुत टाइम के लिए वो गैम्बलिंग के खेल को समझने लगती है तो छोटी छोटी चीज को नोट करने लगती है। और फिर जैसे वो गैम्बलिंग स्टार्ट करती है
तो बहुत बड़ी बैट लगाती है। सब लोग उस पर हंसने लगते हैं और वो यही समझते हैं कि इन एक्सपीरियंस और रिच लड़की है और पैसा संभालना नहीं चाहता, तो यहाँ हारने आई है। मगर जैसे ही पहली बैट होती है तो 1-1 जीत जाती है। सब लोग शॉक रह जाते हैं। जो लड़की गेम को लीड कर रही थी वो बोलती है कि तुम एक्सीडेंटली जीत गई हो तो दूसरी बार फिर से ट्राई करो। मगर 1-1 दूसरी बार भी बड़ी अमाउंट की बैट लगाती है तो वो जीत जाती है और फिर 3 बार ऐसा ही होता है। सब लोग शॉक रह जाते हैं क्योंकि वो ऑलमोस्ट कैसीनो का सारा पैसा जीतने वाली थी। और जब चौथी बार आती है तो 1-1 सारा जीता हुआ पैसा एक ही बैट में लगा देती है। और इसका मतलब ये था कि अगर 1-1 जीत जाती है तो कैसीनो में आज जितनी भी कमाई हुई है सारा पैसा वो जीत जाएगी। हर तरफ धूम मच जाती है कि एक छोटी सी लड़की हर बार जीत रही है। टायरन खुद वहाँ आता है तो 1-1 का हाथ पकड़ कर बोलते हैं कि आज का कमाया हुआ पैसा तुमने सब हथिया लिया है, और बोलते हैं कि तुम जो कुछ कर रही हो मुझे खुद बाहर आना पड़ा। मगर 1-1 से नहीं डरती। वो बोलती है कि क्या हार बर्दाश्त नहीं हो रही, और सिल्वर टर्न में वो डेंजरस चैंपियन था तो सब उसे डर रहे थे। मगर 1-1 उसे नहीं डरती। टायरन से बोलते हैं कि चलो बड़ी गेम खेलते हैं। और फिर जैसे ही टायरन 1-1 को अपने साथ लेकर जाता है तो जूलियन वहीं से गुजर रहा था। 1-1 को उसे बात करनी थी तो वो टायरन को बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, और जूलियन क्योंकि वॉशरूम की साइड पर जा रहा था तो 1-1 भी वहीं चली जाती है। जूलियन गुजरने लगते हैं तो 1-1 उसे नेक से पकड़ लेती है। जूलियन उस पर वार करने लगते हैं तो 1-1 उसका नाम बुलाती है, और जूलियन समझ आता है कि जो उसकी पार्टनर है। वो उसे बोलते हैं कि मिस्टर मार्क तो अपनी बेटी को भेजने वाला था, तो तुम कौन हो? तो 1-1 से बताती है कि मैं उसकी नाजायज बेटी हूँ। जूलियन उसे बोलता है कि मिस्टर मार्क में हिम्मत नहीं थी कि अपनी जायज बेटी को यहाँ भेजा। 1-1 उसे बोलती है कि अगर मैं ठीक समझी हूँ तो मेरी तरह तुम भी नाजायज हो। जूलियन उसकी बात सुनता है तो चुप हो जाता है। और इस गेम में इन्वॉल्व होकर वो ये बात समझ चुकी थी कि रिच लोग किसी डेंजरस गेम के लिए अपने जायज नहीं बल्कि नाजायज बच्चों को यूज करते हैं। 1-1 से बोलती है कि फिक्र न करो, मैं ट्रॉफी लेने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। जूलियन हंसने लगते हैं तो बोलते हैं कि क्या पता है कि ट्रॉफी क्या होती है। 1-1 पूछती है कि क्या होती है तो जूलियन उसे बताता है कि टायरन की एक फिंगर। और जूलियन को लग रहा था कि 1-1 डरेगी, मगर 1-1 स्माइल करने लगती है तो बोलती है कि इसी कारण मार्क ने मुझे यहाँ भेजा। जूलियन बोलते हैं कि क्या तुम डर गई हो? 1-1 बोलती है कि नहीं, मैं डर नहीं रही, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ट्रॉफी लेकर रहूंगी। जूलियन बोलते हैं कि क्या पता कि तुम ट्रॉफी ना ले सको। 1-1 से बोलती है कि ओके, अगर मैं ट्रॉफी ना ले सकी तो आज मैं तुम्हारी बन जाऊंगी। और 1-1 जैसे ही वापस जाती है तो टायरन से बोलते हैं कि मेरे साथ वाइन पियो। 1-1 बोलती है कि मुझे जल्दी है। टायरन बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हें मेरी फिंगर काटने की जल्दी है। 1-1 बोलती है कि मुझे नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हैं। टायरन हंसने लगते हैं तो बोलते हैं कि उस ओल्ड फॉक्स ने इतनी हिम्मत नहीं जुटाई कि अपनी रियल बेटी को भेजा, और बोलते हैं कि तुम्हारी एज 18 साल है और तुम माँ की नाजायज बेटी हो। और फिर वो उसकी माँ का नाम इवन उसकी वार्ड का नंबर बताता है तो बोलते हैं कि तुम्हें अपने माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए, तो इसी कारण तुम माँ के कहने पर यहाँ आई हो। और वो इशारा करते हैं तो उसके लोग जूलियन को लेकर वहाँ आते हैं। टायरन बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम वीक गर्ल ट्रॉफी लेकर जा सकती हो? और फिर वो 1-1 के कान में बोलते हैं कि मिस्टर स्टेलिंग को लगता है कि मुझे पता ही नहीं कि उसका नाजायज बेटा मेरे क्लब में काम करता है, और बोलते हैं कि क्या ये नाजायज तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं कि ट्रॉफी लो। और बोलते हैं कि आज ट्रॉफी तुम नहीं लेकर जाओगी बल्कि तुम मेरी ट्रॉफी बनोगी, और तुम तो सिर्फ मेरी एक फिंगर काटने आई थी, मगर मैं तो तुम्हारे पीसेस काट दूंगा। वो हंसने लगते हैं तो 1-1 से जरा नहीं डरती। वो बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पहले से नहीं पता था कि मार्क मुझे किस काम के लिए यूज कर रहा है? मैंने सब कुछ पहले से कैलकुलेट कर रखा है। और बोलती है कि मैं ट्रॉफी लेने में उसकी हेल्प नहीं करने आई, बल्कि मुझे तो खुद ट्रॉफी चाहिए। मिस्टर मार्क उसके सामने नाइफ रखते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी फिंगर काट सकती हो? 1-1 बोलती है कि मुझे तुम्हारी फिंगर नहीं बल्कि पूरा हाथ चाहिए। और टायरन नहीं जानता था कि यहाँ जो लोग हैं वो उसके नहीं बल्कि 1-1 और जूलियन के लोग हैं। 1-1 उन्हें इशारा करती है तो वो लोग जूलियन को छोड़ देते हैं और टायरन को पकड़ लेते हैं। 1-1 उसका हाथ काट लेती है। टायरन बोलता है कि एक दिन मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तो 1-1 बोलती है कि तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। वो इशारा करती है तो उसके लोग टायरन के मुंह पर एक कपड़ा डालते हैं तो उसे ले जाते हैं। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि क्लोई अपने डैड को बोलती है कि मुझे लगता है कि 1-1 मिशन कंप्लीट नहीं कर सकी और यहाँ से भाग गई है। विक्टोरिया बोलती है कि मुझे तो लगता है कि वो अपनी माँ के लिए अपनी जान भी दे सकती है। छोटा बेटा बोलता है कि मुझे लगता है कि टायरन ने अब तक उसके पीसेस काट दिए होंगे। क्लोई बहुत खुश होने लगती है कि अच्छा है कि वो उसके टुकड़े काट दे, और मुझे तो उसे देखकर बहुत खुशी होगी। तभी दरवाजा खुलता है तो क्लोई गार्ड को हिट करके अंदर आती है
और जैसे ही वो टेबल के ऊपर एक पोटली फेंकती है तो क्लोई उसे खोलती है। वो लोग शॉक रह जाते हैं तो डर जाते हैं। वर्मन अपने डैड को बोलती है कि ये सिर्फ एक फिंगर नहीं बल्कि पूरा हाथ है और मुझे बाकी की पेमेंट दो। मिस्टर मार्को से बोलते हैं कि तुम अब से मेरी फैमिली के साथ रहो। वर्नन बोलती है कि तुमने मुझे एक डर्टी काम दिया, मैंने डील पूरी की और तुमने मुझे पैसे दिए, ये सब बराबर हो गया, मगर एक काम के लिए स्कोर अभी सेटल नहीं हुए। वो विक्टोरिया को स्लैप करती है तो मिस्टर मार्क गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि तुमने हिम्मत कैसे की कि मेरे मैंशन में मेरी वाइफ को स्लैप करो। वर्नन और गुस्से में आती है। वो वाइन की बोतल उठाती है तो विक्टोरिया के सर पर दे मारती है और फिर टूटे हुए शीशे से उसे इंजर्ड करने लगती है। तो मिस्टर मार्क उसका हाथ रोक देते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम पागल हो चुकी हो। वर्नन बोलती है कि पागल तुम्हारी वाइफ हो चुकी है, इसने कुछ लोगों को भेजा कि मेरी माँ को मार दें। विक्टोरिया अपने हस्बैंड को बोलती है कि इसने मुझे हर्ट किया है तो इसे रिवेंज लो, मगर सब गार्ड्स वर्नन से डरे हुए थे तो वो आगे नहीं आते। वर्नन बोलती है कि तुम मुझे क्रिपल करवाना चाहती हो तो क्या इसका रिजल्ट जानती हो। विक्टोरिया से बोलती है कि जैसा मैं बोलूंगी गार्ड वैसा ही करेंगे। वर्नन बोलती है कि नहीं, जैसा बिग बॉस बोलेगा ये लोग वही करेंगे। विक्टोरिया से बोलती है कि क्या पता है कि बिग बॉस कौन है और क्या कभी उसे मिली हो। वर्नन बोलती है कि हाँ, मैं कभी उसे नहीं मिली, मगर आज मैं उसके लिए ट्रॉफी लाई हूँ तो वो ये तो नहीं चाहेगा कि तुम मुझे टॉर्चर करवाओ। विक्टोरिया उसका मजाक उड़ाने लगती है कि क्या तुम्हें लगता है कि बिग बॉस कभी तुमसे खुद मिलेगा। तभी स्टेलिंग जूलियन के साथ वहाँ आता है तो खुश होकर मार्क्स को बोलते हैं कि तुमने बहुत अमेजिंग काम किया। और फिर वो वन को देखते हैं तो बोलते हैं कि तुम तो रियल में अमेजिंग हो। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि वन जब जूलियन से मिलती है तो उसे टायरन के सिक्योरिटी पासवर्ड, उसकी सीक्रेट रिकॉर्डिंग्स और फ्यूचर कंट्रोल का सारा प्लान देती है और बोलती है कि ये सारी चीजें अपने डैड को सेंड करो और उसे बोलो कि जब मैं ट्रॉफी लेकर आऊँ तो वो ऑफिशियली एम्पायर क्लब मेरा नाम करेगा, मगर कंट्रोल उसके हाथ में रहेगा और बदले में मुझे मार्क्स को कंट्रोल में रखना है। जूलियन सारी इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो उसे इम्प्रेस होने लगते हैं और उसे समझ जाती है कि आम से दिखने वाली लड़की रियल में बहुत इंटेलिजेंट है। वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि डैड मान जाएगा कि वह एम्पायर क्लब तुम्हारा नाम करे। तो वर्मन से बोलती है कि तुम्हारे डैड के डर्टी कामों की सारी डिटेल्स मेरे पास है और उसे रिकॉर्डिंग सेंड करती है तो बोलती है कि अगर तुम्हारा डैड मना कर दे तो ये सारे एविडेंस उसे दिखाना, वो खुद ही मान जाएगा। और फिर उसे बोलती है कि मार्क्स कभी नहीं चाहेगा कि तुम्हारे डैड को पता चले कि ट्रॉफी मैं लेकर आई हूँ और जैसे ही मैं ट्रॉफी लेकर मैंशन जाऊंगी तो अपने डैड को लेकर मार्क्स के मैंशन आना। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं फैमिली हैरान हो रही थी कि स्टेलिंग को उन्होंने इनवाइट नहीं किया तो वो सडनली कैसे आ गया। मिस्टर स्टेलिंग अनाउंस करते हैं कि आज से मेरा बेटा जूलियन कैसीनो के सारे ऑपरेशन संभालेगा और वन क्योंकि सिर्फ ट्रॉफी लेकर नहीं आई बल्कि उसने सारी पावर ही चेंज कर दी है तो मेरे बेटे के साथ कैसीनो ये संभालेगी। मिस्टर मार्क शॉक रह जाता है। मार्क्स का बेटा टेलर बोलता है कि ये रूल के अगेंस्ट है और ये आउटसाइडर है तो विरासत के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकती। मिस्टर स्टेलिंग शॉक रह जाते हैं तो मिस्टर मार्क को बोलते हैं कि तुमने हिम्मत कैसे की कि किसी आउटसाइडर को इस मिशन के लिए यूज करो और बोलते हैं कि तुमने मुझे चीट किया और मैंने अपने बेटे को मिशन के लिए भेजा मगर तुमने किसी आउटसाइडर को, और रियल में तुम चाहते थे कि मिशन में मेरा बेटा मार जाए क्योंकि तुम जानते थे कि मिशन बहुत डेंजरस है। मिस्टर मार्क घबराने लगते हैं तो बोलते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिस्टर स्टेलिंग बोलते हैं कि सब कुछ रूल के हिसाब से होगा और बोलते हैं कि हमारे अंडरवर्ल्ड बिजनेस का रूल है कि जो कोई बिजनेस चलाना चाहता है वो एक ट्रॉफी लेकर आता है और वन ट्रॉफी ले आई है। मगर विक्टोरिया बोलती है कि यह हमारी फैमिली का पार्ट नहीं है और अगर इसे फैमिली का पार्ट बनना है तो एक और मिशन कंप्लीट करना होगा। और वन को क्योंकि पैसा चाहिए था और दूसरे वो मिस्टर मार्क को अपनी माँ के कदमों में गिराना चाहती थी तो उनके फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहती थी। वो बोलती है कि बताएं आपके बिजनेस में इन्वॉल्व होने के लिए मुझे क्या करना होगा। विक्टोरिया से बोलती है कि 13 ट्रायल को पास करना होगा। वर्मा झट से होके बोलती है मगर जूलियन उसे बताता है कि तुम नहीं जानती कि ये काम बहुत डेंजरस है और दोनों साइड से 13 फाइटर्स आते हैं और ये लाइफ और डेथ की लड़ाई होती है। जो हार जाता है उसे काट दिया जाता है और तुम 13 फाइटर कहाँ से लाओगे। वर्नर बोलती है कि मैं उसे अकेले लड़ूंगी। सब लोग शॉक रह जाते हैं। क्लोई हंसने लगती है तो बोलती है कि क्या तुम अकेली इतनी डेंजरस गुंडों से फाइट करोगी। और मार्क्स की फैमिली खुश होने लगती है कि वर्नर खुद उनके जाल में फंसने वाली है तो वो मार जाएगी। जूलियन और वर्नर बाहर आते हैं तो जूलियन उसे बोलते हैं कि ये कोई आम सी फाइट नहीं है और माना तुम 2-4 लोगों को हरा सकती हो मगर वो 13 होंगे और बहुत डेंजरस हैं। मगर वर्नर से बोलती है कि लड़ाई पावर से नहीं जीती जाती और बोलती है कि अगर सामने वाले को पेन ज्यादा हो और उसको ब्लड लॉस हो
तो वो जल्दी हार जाता है और बोलती है कि माना कि मेरी पावर उनसे कम हो सकती है, मगर मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है और मैं समझदारी से सबको हरा सकती हूँ। और फिर वो बोलती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जूलियन बोलता है कि मेरा फादर ऑफिशियली इस काम में मुझे इन्वॉल्व नहीं होने देगा। वर्मन से बोलती है कि लड़ाई को मैं खुद हैंडल करूंगी, मगर प्रैक्टिस के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। जूलियन बोलता है कि ओके, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मगर याद रखना कि तुम्हारी एक फेवर मुझ पर उधार रहेगी। रात को जूलियन बहुत तैयारी कर रहा था कि वनवन आने वाली है और वो उसे इम्प्रेस करना चाहता था। जैसे ही वनवन आती है तो उस पर अटैक कर देती है। जूलियन शाउट करने लगता है कि क्या तुम पागल हो चुकी हो? तो वनवन उसे बोलती है कि तुम स्पेरिंग पार्टनर हो तो तुम पर प्रैक्टिस करनी है, और वो उसके साथ ट्रेनिंग शुरू कर देती है, मगर जूलियन जल्दी ही हार जाता है। ट्रेनिंग खत्म होती है तो जूलियन वनवन को ड्रिंक ऑफर करता है, मगर वनवन से बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो, मगर ये ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं करने वाली। वो वहाँ से चली जाती है तो जूलियन बोलता है कि मैं ऐसे हार मानने वाला नहीं हूँ और एक दिन मैं तुम्हें पाकर रहूंगा। और नेक्स्ट डे वनवन के 13 गुंडों से मुकाबला था तो जूलियन उसे स्कूल से लेने आता है। वो फ्लावर देकर उसे प्रपोज करते हैं तो बोलते हैं कि अब से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। स्टूडेंट हैरान होती हैं तो बोलती हैं कि क्या इतना रिच लड़का इसे प्रपोज कर रहा है। तभी चीना जाता है तो बोलते हैं कि मिस्टर मार्क्स ने बोला है कि आपको लेकर आऊं, और वनवन दोनों को मना कर देती है तो टैक्सी लेकर चली जाती है। और जैसे वो लोकेशन पर पहुंचती है तो सब लोग उसका वेट कर रहे थे। मार्क्स और उसकी फैमिली दिल से खुश हो रहे थे कि वनवन उनकी आंखों के सामने मरने वाली है, और बोलते हैं कि देखते हैं कि तुम्हें पावर कितनी है। और जैसे ही गुंडे वनवन पर अटैक करने लगते हैं, वनवन सबको गिराते जा रही थी तो वो जीत जाती है। मिस्टर स्टेलिंग बहुत खुश होता है तो बोलते हैं कि तुम तो रियल में अमेजिंग हो और मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ये ट्रायल भी पास कर लोगी। और फिर वो बोलते हैं कि अब से वनवन आउटसाइडर नहीं रही। मार्क्स को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो जानता था कि उसके बच्चों में कोई भी इतना इंटेलिजेंट नहीं, तो वनवन मार्क्स के मुकाबले की पोजीशन हासिल कर सकती है। मिस्टर स्टेलिंग वनवन को बोलते हैं कि अगले कुछ दिन तुम जूलियन के साथ स्पेंड करो और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को समझो क्योंकि तुम दोनों को एक साथ काम करना है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वनवन को स्कूल से छुट्टी होती है तो बाहर निकलने लगती है। तभी कुछ गुंडे उसे घेर लेते हैं और बोलते हैं कि हमें किसी ने पैसे दिए हैं कि तुम्हारी टांगे तोड़ें। वनवन उनसे फाइट करने ही लगती है कि एक लड़का हंटर आता है तो बोलते हैं कि क्या शर्म नहीं आती, एक लड़की से फाइट करने वाले हो। वो गुंडों से फाइट करते हैं तो उन्हें हरा देता है। वनवन बोलती है कि मूव्स अच्छे थे, मगर उसे उस लड़के पर शक होने लगते हैं। लड़का उसे बताता है कि मेरा नाम हंटर है और मैं यहाँ नेबर्स में रहता हूँ और मैंने तुम्हें मुश्किल में देखा तो तुम्हारी हेल्प कर दी। और फिर वो उसे बोलते हैं कि क्या मुझे तुम्हारा फ़ोन नंबर मिल सकता है। वनवन को उसके बारे में सब कुछ जानना था तो अपना फ़ोन नंबर उससे एक्सचेंज कर लेती है। जब वो घर जाती है तो जूलियन से पता करवाती है कि लड़का कौन था। जूलियन से बताता है कि हंटर क्लोई का फ्रेंड है, और वनवन को समझ जाती है कि क्लोई के कहने पर हंटर उसे फंसाना चाहता है। वो बोलती है कि अगर वो गेम खेलना चाहती है तो मैं उससे बड़ा गेम खेलूंगी। अगले दिन हंटर वनवन को डिनर के लिए बुलाता है तो वो उसके साथ डिनर के लिए चली जाती है। और वनवन इतनी इंटेलिजेंट थी कि बंदे को देखकर समझ जाती थी कि वो क्या करना चाहता है। वो वॉशरूम का बहाना बनाती है तो थोड़ी देर के लिए वहाँ से चली जाती है, और हंटर खाने के ऊपर एक ड्रग डालता है। वनवन जैसे ही वापस आती है तो हंटर उसे बोलते हैं कि ये डिजर्ट खाओ। वनवन बोलती है कि मुझे मीठा पसंद नहीं, तो हंटर उसे बोलते हैं कि थोड़ा सा टेस्ट कर लो। वनवन थोड़ा सा मीठा टेस्ट करती है तो उसका सर घूमने लगता है। वो बोलती है कि मैं डीजी फील कर रही हूँ। हंटर बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ कर आता हूँ, मगर उसका रियल प्लान कुछ और था। और जैसे ही वो वनवन को कार में बिठाते हैं तो वनवन पुलिस को कॉल कर देती है, और पुलिस पास ही थी तो उसकी हेल्प के लिए पहुंच जाती है। हंटर सायरन की आवाज़ सुनता है तो बोलते हैं कि क्या तुमने मुझे धोखा दिया। वनवन ऑफिसर को देखती है तो बोलती है कि ये लड़का मुझे किडनैप कर रहा था, और वो सारी स्टोरी बताती है कि इसने कैसे मुझे गुंडों से बचाया और फिर कैसे मुझे फ्रेम किया। ऑफिसर दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाता है और हंटर को वो लोग लॉकर में डालते हैं। तो ऑफिसर जॉन वनवन से क्वेश्चन करने लगते हैं तो फिर उसे बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम जैसे बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते और गलत लोगों के साथ घूमते रहते हैं, और वह यही समझ रहा था कि वो कोई रिच स्पॉइल्ड गर्ल है। वनवन समझाने की कोशिश करती है कि मैं ऐसे कामों में नहीं पड़ती, मगर ऑफिसर उसका ट्रस्ट नहीं करता। तभी वनवन कुछ निकालने लगती है तो उसका रिपोर्ट कार्ड गिर जाता है। ऑफिसर जॉन बोलते हैं कि ये पेपर मुझे दिखाओ। वनवन बोलती है कि ये मेरा प्राइवेट पेपर है। ऑफिसर बोलते हैं कि आपसे कुछ भी प्राइवेट नहीं। वो जैसे उसका पेपर देखते हैं तो वो वनवन का रिपोर्ट कार्ड था, और वनवन क्योंकि हमेशा नंबर 1 आती थी, ऑफिसर उसका रिपोर्ट कार्ड देखते हैं तो एम्बैरस होने लगते हैं।
वन हंटर की ऑडियो सुनाती है जिसमें हंटर को लाइक बोल रहा था कि प्लान के हिसाब से मैं वन को किडनैप कर लूंगा। ऑफिसर और शर्मिंदा होता है तो बोलते हैं कि सॉरी, मैंने आपको रॉन्ग समझा। वन से बोलती है कि नेक्स्ट टाइम किसी को लेक्चर देने से पहले सोच लेना कि सामने वाला आपकी डांट डिजर्व करता है कि नहीं। दूसरे सर पर देखते हैं कि क्लोई अपनी मॉम को बता देती है कि मैंने वन के पीछे कुछ लोगों को लगाया था, अगर डैड को पता चला तो क्या होगा। विक्टोरिया से बोलती है कि वो 13 ट्रायल पास कर चुकी है और फिर बोलती है कि बिग बॉस एम्पायर क्लब उसके नाम करने वाला है, मगर उससे पहले हमें कुछ करना होगा कि बिग बॉस एम्पायर क्लब उसके नाम ना करे। और विक्टोरिया की एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम ओलिविया है, वो उससे हेल्प लेने का सोचती है। ओलिविया वन को एम्पायर क्लब बुलाती है। जैसे वो वन को देखती है तो बोलती है कि तुम्हारी एज कम है मगर बोल्ड हो। तो वन से बताती है कि स्कूल में मेरा फाइनल ईयर है और मैं हमेशा नंबर 1 रहती हूँ। ओलिविया उसे इम्प्रेस होने लगती है और फिर वो उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रखती है तो बोलती है कि तुम मेरे फैमिली बिजनेस को जानती हो, और बोलती है कि मुझे $5 मिलियन की डील करनी है, और बोलती है कि क्या तुम्हें इतनी हिम्मत है कि इसे साइन करो। वर्नन बोलती है कि डेविस ग्रुप को हर कोई जानता है और जितनी आपकी रेपुटेशन है अच्छा नहीं लगता कि आप $5 मिलियन बोरो करें, और बोलती है कि आप 10 मिलियन की डील करें। और ओलिविया का काम सिर्फ वन को फंसाना था, वो उसे अपनी बातों में फंसाकर उसे साइन करवा लेती है। मगर वन पहले से जानती थी कि ओलिविया कर्ज तो ले रही है मगर उसका वापस करने का इरादा नहीं। वो जूलियन को ये बात बताती है तो जूलियन बोलते हैं कि तुम्हें पहले से पता था कि वो कर्ज वापस नहीं करेगी, तो उसे पैसे क्यों दिए। वन बोलती है कि मैंने डील साइन की तो उसे पैसे मिल गए, और बोलती है कि अभी ऑफिशियली एम्पायर क्लब मेरे नाम नहीं हुआ और मेरे छोटे से साइन से उसे कर्ज मिल गया, तो इसका मतलब ये है कि उसके पीछे कोई और है। और बोलती है कि मुझे पता है कि उसके पीछे बिग बॉस है क्योंकि वो मुझे टेस्ट करना चाहता है, और मुझे ये भी पता है कि अगर मैं कर्ज रिकवर नहीं कर सकी तो वह एम्पायर क्लब मेरा नाम नहीं करेगा। जूलियन से पूछता है कि तुम इस वर्ल्ड में इतनी डीप क्यों जा रही हो, क्योंकि तुमने बोला था कि तुम्हें इस वर्ल्ड का हिस्सा नहीं बनना। तो वन से बोलती है कि मैं सब कुछ पावर के लिए नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि विक्टोरिया को मैं फोर्स करूँ कि वो मेरी माँ से माफ़ी मांगे, और विक्टोरिया ने मेरी माँ की बहुत बेइज्जती की है तो मैं भूल नहीं पा रही। और फिर वो बोलती है कि मैंने ऑलरेडी प्लान कर लिया है कि मुझे इस सर्कल से कैसे निकलना है, तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। जूलियन से बोलते हैं कि ये वर्ल्ड बहुत डेंजरस है और एक बार इसमें चले जाओ तो वापस आना मुश्किल होता है। वर्नन बोलती है कि मैं तुम्हें इस हिसाब से निकल कर दिखाऊंगी, और फिर वो से बोलती है कि थॉर्न फैमिली मुझे मोहरा बनाकर यूज कर रही है और डेविस फैमिली मेरे अगेंस्ट हो गई है और मैं उन्हें जानती भी नहीं, तो भी वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और बिग बॉस मुझे हर तरह से टेस्ट कर रहा है। वो बोलती है कि मैं सबको लड़वा दूंगी और एक साथ गिरा दूंगी। जूलियन बोलते हैं कि बहुत मुश्किल है। वर्नन बोलती है कि मुश्किल है मगर इम्पॉसिबल नहीं। जूलियन बोलते हैं कि इस काम के लिए तुम्हें लेवरेज चाहिए, तो लेवरेज कहाँ से आएगी। वर्नन बोलती है कि लेवरेज मैं खुद हूँ, और बोलती है कि मैं एक टॉप स्टूडेंट हूँ और बहुत इंटेलिजेंट हूँ, और अगर मैं अंडरवर्ल्ड के सारे काले करतूत एक्सपोज कर दूँ तो पूरी सिटी हिलकर रह जाएगी। नेक्स्ट डे वन स्कूल जाती है तो प्रिंसिपल को बोलती है कि मुझे मिडिल स्कूल को स्पीच देनी है। प्रिंसिपल बोलते हैं कि टॉपिक क्या होगा। वर्नन बोलती है कि टीन सेल्फ प्रोटेक्शन एंड लीगल अवेयरनेस। प्रिंसिपल खुश होकर बोलता है कि टॉपिक बहुत अच्छा है, मगर तुमने टीन्स को सिलेक्ट क्यों किया। वर्नन बोलती है कि यही एज होती है जहाँ लोग बड़ी मिस्टेक करते हैं और सबसे ज्यादा अवेयरनेस इसी एज में होनी चाहिए, और ये बात कोई नहीं जानता था कि ये स्पीच उसके प्लान का पहला स्टेप है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि ओलिविया विक्टोरिया को बोलती है कि वर्नन चाहे कुछ भी कर ले वो मुझसे पैसे नहीं ले सकती। विक्टोरिया बोलती है कि पैसे नहीं मिलेंगे तो बिग बॉस नाराज हो जाएगा, और वो नहीं जानती कि बिग बॉस को नाराज करना कैसा है। वन आती है तो ओलिविया को बोलती है कि मुझे पैसे वापस करो, मगर ओलिविया बोलती है कि चाहे कुछ भी कर लो मैं पैसे वापस नहीं करूंगी, और वो उसका मजाक उड़ाने लगती है कि तुम डेविस ग्रुप को नहीं जानती और तुम्हारी औकात ही क्या है कि मुझसे पैसे मांगो। वर्नन बोलती है कि मैं पैसे मांगने नहीं आई, मैं तो तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम खुद पैसे मुझे वापस करोगी, और बोलती है कि नीचे देखो तुम्हारे सरप्राइज है। ओलिविया खिड़की से नीचे देखती है तो मीडिया और पब्लिक वाले वहाँ खड़े थे। वर्नन से बोलती है कि अगर कर्ज ऑनेस्टली वापस नहीं किया तो मैं सबको एविडेंस दूंगी कि तुम्हारी कंपनी में करप्शन होता है और तुम लोग पूरा टैक्स नहीं देते। ओलिविया बोलती है कि कोई मुझे डरा नहीं सकता और मैं तुम पर केस करूंगी। वर्नन से बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हें कंपनी के फ्यूचर की परवाह नहीं, मगर तुम्हारी एक बेटी माया है
तुम्हें उसके फ्यूचर की तो परवाह होगी। ओलिविया गुस्से में आती है तो बोलती है कि मेरी बेटी को टच किया तो बिग बॉस तुम्हें मार देगा। वन रिलैक्स होकर बोलती है कि मैं सिर्फ हाई स्कूल की स्टूडेंट हूँ तो मैं भला क्या कर सकती हूँ, मगर उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो बहुत कुछ कर सकती है। ओलिविया उसे डर रही थी। वन उसे बोलती है कि माया की आज आफ्टर स्कूल एक्टिविटी है तो वो घर देर से आएगी और टाइम पर उसे पिक कर लेना। वो चली जाती है तो ओलिविया बहुत वरीड होकर अपने सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करती है कि मैया को स्कूल से छुट्टी हुई कि नहीं। तो गार्ड उसे बताता है कि उसकी आफ्टर स्कूल एक्टिविटी है तो वो लेट से आएगी। ओलिविया और ज़्यादा डरने लगती है कि वन की उसकी बेटी की हर एक्टिविटी पर नज़र है तो वो कुछ भी कर सकती है। और वो ज़बरदस्ती स्कूल में एंटर होती है तो माया की क्लास के बाहर खड़े होकर अंदर सब कुछ देखने लगती है और वो शॉक रह जाती है क्योंकि वन उसकी बेटी वाली क्लास को स्पीच दे रही थी। वन बोलती है कि रियल पावर किसी बिग शॉट से नहीं आती, क्योंकि पावर आपके दिल की इंटीग्रिटी और रूल को फॉलो करने से होती है और यही हमारे बैकबोन को स्ट्रॉन्ग करती है। स्टूडेंट उसे बहुत इम्प्रेस हो रहे थे। टीचर खुश होकर बोलती है कि सब लोग वन से सीखो, इसने पुअर होकर इतनी मेहनत की और इसे अच्छे और बुरे की पहचान है और जैसा इसने सिखाया है इलीगल एक्टिविटी से दूर रहो। और वन उन्हें सच्चाई का रास्ता दिखा रही थी। माया खुश होकर वन को बोलती है कि आप अमेजिंग है, मैं आप जैसा बनना चाहती हूँ। और लिविया बाहर खड़ी अपनी बेटी की बातें सुनती है तो सोचती है कि अगर मेरी बेटी को ये पता चले कि मैं करप्शन करती हूँ तो वो मुझसे नफरत करेगी, और अगर मैं सब कुछ पा भी लूँ और अपनी बेटी को खो दूँ तो मैं सब कुछ गंवा दूंगी। वन बहुत प्यार से माया को बोलती है कि अगर तुम मेहनत करो और सच्चाई के रास्ते पर चलो तो तुम मुझसे बेस्ट बन सकती हो। और वो उसे सेल्फ प्रोटेक्शन का सिखाने लगती है। वन बोलती है कि रिलैक्स हो जाएं, मैंने प्रिंसिपल के परमिशन से उन्हें सेल्फ डिफेंस सिखाया है और आप समझदार हैं, आप ये तो नहीं चाहेंगी कि आपकी बेटी को नुकसान हो। और फिर बोलती है कि 7 बजने वाले हैं और क्लब की ओपनिंग होने वाली है, अगर मैंने मिस्टर स्टेलिंग को पैसे वापस नहीं किए तो वो नाराज हो जाएंगे और आप जानती हैं कि उन्हें कोई भी संभाल नहीं सकता। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि क्लब की ओपनिंग थी तो क्लोई और विक्टोरिया बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी क्योंकि उन्हें यही लग रहा था कि वन पैसे नहीं ला सकेगी तो मिस्टर स्टेलिंग आज उसे पनिश करेगा। मार्क्स बोलते हैं कि तुमने इतना बड़ा कर्ज दिया है तो अभी तक कर्ज के पैसे वापस क्यों नहीं आए। जूलियन समझ आता है कि वो गलत टाइम पर गलत बात छेड़ रहा है। वो वन को डिफेंड करते हैं तो बोलते हैं कि ये सब कुछ संभाल लेगी। क्लोई हंसने लगती है तो वन को बोलती है कि अगर ओलिविया ने आज तुम्हें पैसे रिटर्न कर दिए तो मैं सबके सामने नील डाउन करूंगी और हार मान लूंगी। और 7 बजने में कुछ सेकंड बाकी थे तो वन काउंटडाउन करने लगती है। तभी ओलिविया भागती आती है तो मिस्टर स्टेलिंग को बोलती है कि सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई। और फिर बोलती है कि मैंने अपनी लक आजमाने के लिए आपके क्लब से कुछ पैसे बोरा किए थे। और बोलती है कि वन ने ट्रस्ट करके मुझे पैसे दे दिए और आज मैं पैसे प्रिंसिपल और इन ट्रस्ट के साथ लुटाने आई हूँ। मार्क्स और उसकी फैमिली उसकी बात सुनते हैं तो शॉक्ड जाते हैं, मगर मिस्टर स्टेलिंग बहुत खुश हो जाते हैं। वो वन को बोलते हैं कि तुमने किसी भी स्टेज पर मुझे निराश नहीं किया और आज रिबन तुम काटोगी क्योंकि तुम मेरी गुड लक हो। वन रिबन काट देती है तो मिस्टर स्टेलिंग सबके सामने अनाउंस करते हैं कि आज से एम्पायर ग्रुप वन और जूलियन चलाएंगे, मगर मिस्टर मार्क ने ऑलरेडी सब कुछ प्लान किया हुआ था। वो इशारा करते हैं तभी एक लड़की लिली आती है और ये मिस्टर स्टेलिंग की जायज बेटी है। वो मिस्टर स्टेलिंग के साथ जाकर खड़ी हो जाती है तो वन जूलियन से पूछती है कि ये कौन है। जूलियन उसे बताता है कि ये मेरी हाफ सिस्टर है और बचपन से स्पॉइल्ड है, मुझे पसंद नहीं करती। तभी लिली जूलियन को देख लेती है तो बोलती है कि डिसग्रेसफुल ब्रदर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर वो वन को देखती है तो बोलती है कि तुम काफी टफ गर्ल हो, तुमने डेबिट भी कलेक्ट कर लिए और ट्रॉफी भी ले आई, मगर याद रखो कि तुम अभी भी आउटसाइडर हो। और फिर वो अपने डैड को बोलती है कि वन आउटसाइडर है और जूलियन नाजायज है, ये दोनों एम्पायर ग्रुप नहीं ले सकते। और बोलती है कि आपकी लीगल वारिस मैं हूँ तो ये सब कुछ मेरा है। और वो जूलियन की बहुत इंसल्ट करती है तो वन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो लिली को बोलती है कि अगर तुम एम्पायर क्लब चाहती हो तो रूल के हिसाब से तुम्हें फाइट करना होगी, और रूल तो तुम जानती हो तो रूल्स को फॉलो करो, या तो ट्रॉफी लेकर आओ और या फिर 13 ट्रायल का टेस्ट पास करो। और तुम्हारी वर्ल्ड का तो रूल है कि जो चीज़ किसी को चाहिए होती है उसे छीनने के लिए कुछ कीमत चुकाना पड़ती है। लिली अपने डैड को बोलती है कि क्या आपने सुना, क्या ये लड़की मुझे रूल सिखाएगी। मिस्टर स्टेलिंग उसे बोलते हैं कि तुम ब्यूटी लाउंज को बहुत अच्छे से संभाल रही हो तो उसी पर कॉन्सेंट्रेट करो। और वो उसे एम्पायर क्लब देने से मना कर देते हैं। वरुण अकेले में जूलियन से पूछती है कि ये ब्यूटी लाउंज क्या है और मिस्टर स्टेलिंग के इतने ज़्यादा बिजनेस हैं तो उसने लिली को सिर्फ यही बिजनेस क्यों दिया है। जूलियन से बोलते हैं
कि ब्यूटी लॉन्च को अंडर एस्टिमेट ना करना, क्योंकि डैड की ज़्यादा डर्टी डील्स लिली की ब्यूटी लॉन्च में होते हैं। और 1-1 को लिली पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, तो वो उसे गिराने के लिए सोचती है कि ब्यूटी लॉन्च लिली को गिराने की है। तभी लिली आती है तो 1-1 को बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी माँ फिश मार्केट में फिश सेल करती थी, और बोलती है कि मैंने ये भी सुना है कि तुमने 13 ट्रायल पास किया है और ओलिविया से $10 मिलियन भी वापस लिए हैं। मगर एम्पायर क्लब तुम जैसे नजायज के लिए नहीं है। तुम ये बिजनेस मुझे दो, वरना तुम्हारे लिए ये लाइफ छोटी पड़ जाएगी। 1-1 बोलती है कि तुम्हारे डैड ने मुझे इंचार्ज बनाया है, तो इंचार्ज मैं ही रहूंगी। लिली 1-1 की माँ की बीमारी का मजाक उड़ाती है, तो 1-1 उसे बोलती है कि बीमार होना शर्म की बात नहीं होती, और मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि इंसल्टिंग कौन है, और अगर तुम्हें हिम्मत है तो रूल्स को फॉलो करते हुए एम्पायर क्लब ले लो। लिली उसे बोलती है कि आज मैं एम्पायर क्लब के अकाउंट से 5 मिलियन निकलवा रही हूँ, और अगर तुम्हें हिम्मत है तो ब्यूटी लाउंज आना और पैसे वापस लेकर दिखाना, और अगर तुम नाकाम हो जाओ तो एम्पायर क्लब छोड़ दोगी। 1-1 ओके बोलती है। लिली चली जाती है तो जूलियन बोलते हैं कि क्या तुम पागल हो, वो तुम्हें इजीली फ्रेम कर लेगी। 1-1 बोलती है कि अगर मैं अग्री ना करती तो वो मेरे खिलाफ अपने डैड को यूज करती, और फिर वो उसे अपना प्लान बताती है, तो बोलती है कि वो यही समझेगी कि वो मुझसे जीत गई है और मैं उसे कर्ज वापस नहीं लूंगी, मगर मैं उसे किसी और तरफ फंसाऊंगी और उसके डर्टी कामों को सबके सामने एक्सपोज करूंगी। और इस काम के लिए वो अपने फ्रेंड लियो को कॉल करती है, तो बताती है कि उसे क्या करना है। जूलियन हैरान होता है तो बोलते हैं कि तुम लियो को इस काम में इन्वॉल्व क्यों कर रही हो। तो 1-1 से बोलती है कि ब्यूटी लाउंज हमेशा से फ्रेश और यंग लोगों को ढूंढता है। लियो मेरे साथ सिंसियर भी है और दूसरे हैंडसम भी है, और अंडरकवर के काम के लिए वो परफेक्ट है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि टेलर और लिली ब्यूटी लाउंज में बैठे 1-1 का वेट कर रहे थे, और टेलर लिली का फियांसी है। टेलर बोलता है कि मुझे लगता है कि वो डर गई है तो नहीं आएगी, तो लिली से बोलती है कि उसे आज आना ही पड़ेगा, और फिर वो बोलती है कि वो नहीं जानती कि मैंने उसे आज क्यों बुलाया है, और बोलती है कि डैड ऊपर बैठा किसी से डील कर रहा है, और अगर वो यहाँ नीचे शोर करेगी तो डैड उसे कभी माफ नहीं करेगा। और प्लान के हिसाब से लियो ब्यूटी लाउंज में वेटर्स की जॉब के लिए आता है। कुछ लेडीज उसे देखती हैं तो बोलती हैं कि हमारे साथ ड्रिंक करो। लियो मना कर देता है। लेडीज उसे रॉन्ग ऑफर करती हैं तो फिर फोर्स करने लगती हैं, और लियो पहले से सब कुछ जानता था कि यहाँ उसके साथ क्या हो सकता है। वो बहुत घबराने लगता है। वो बोलता है कि मैं वेटर हूँ और ऐसे काम नहीं करता। लेडीज उसे जबरदस्ती करने लगती हैं तो लियो मन में डरने लगते हैं, और 1-1 को याद करते हैं कि तुम जल्दी आओ, मेरी इज्जत खतरे में है। वो एक ग्लास तोड़ते हैं तो वहाँ से भागने लगते हैं, मगर वहाँ उसे पकड़ लिया जाता है। और लिली ने भी लियो की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी, तो वो जान गई थी कि ये 1-1 का फ्रेंड है। वो बोलती है कि 1-1 के फ्रेंड ने जानबूझकर यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट किया है। तभी 1-1 वहाँ आती है तो बोलती है कि मेरे फ्रेंड को छोड़ दो और ये इनोसेंट है, मगर लिली बोलती है कि यहाँ सबने देखा है कि इसने मेरे लोगों पर अटैक किया है। लियो बोलते हैं कि मैं वेटर की जॉब के लिए आया था, मगर कुछ क्लाइंट ने मुझे फोर्स किया कि मैं इनके साथ ट्रेन करूं, मगर मैंने मना कर दिया। इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती पकड़ लिया, और मैं एक स्टूडेंट हूं, मैंने इन्हें बताया कि मैं ऐसे काम नहीं करता। 1-1 लिली को बोलती है कि तुम तो बोल रही थी कि तुम्हारे क्लब के रूल बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और क्या तुम्हारे यहाँ स्टूडेंट को फोर्स किया जाता है कि वो क्लाइंट को एंटरटेन करें और उनके साथ ड्रिंक करें, और क्या पता नहीं कि ये स्कूल गोइंग है। लिली बोलती है कि तुम तो कर्ज वापस लेने आई हो, और ये सारा तमाशा करके मुझे फोर्स करना चाहती हो कि मैं पैसे तुम्हें रिटर्न करूं। 1-1 बोलती है कि मैंने तो एक बार भी कर्ज वापस लेने की बात नहीं की, और बोलती है कि तुम बोल रही थी कि लियो ने प्रॉब्लम क्रिएट किया। हम फुटेज चेक करते हैं तो पता चलेगा कि यहाँ क्या हुआ था। तभी मिसेस टेलर बोलते हैं कि ये छोटा सा इंसिडेंट है तो इस बात को जाने दो, और जहाँ तक लिली के कर्ज की बात है वो पैसे मैं दे दूंगा। और मिस्टर स्टेलिंग बात खत्म करने की कोशिश करते हैं, मगर 1-1 बोलती है कि मेरे फ्रेंड को यहाँ बुली किया गया है तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी और वो सारी इन्वेस्टिगेशन करें। लिली और उसका डैड डरने लगते हैं क्योंकि वो जानते थे कि पुलिस उनके काले करतूत जान सकती है। तभी पुलिस आ जाती है तो दोनों घबराने लगते हैं और बोलते हैं कि पुलिस को कॉल किसने की। लियो बोलते हैं कि इन्हें मैंने बुलाया है। ऑफिसर जॉन बोलते हैं कि हमें रिपोर्ट मिली है कि यहाँ अनलॉफुल काम होते हैं, और मिस्टर स्टेलिंग को समझ जाती है कि मामला हाथ से निकल चुका है। वो गुस्से में लिली को देखते हैं और बोलते हैं कि तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया, आज से ब्यूटी लॉन्च बंद हो रहा है। लिली बहुत गुस्से में आ रही थी और वो 1-1 से और ज्यादा नफरत करने लगती है। ऑफिसर जॉन लियो को बाहर लेकर जाते हैं तो बोलते हैं कि तुम जैसे लोगों को ऐसी जगह नहीं आना चाहिए, वरना ये लोग तुम्हें करप्ट कर देंगे। और फिर वो 1-1 को बोलते हैं कि पहली बार तुमने कंप्लेन की थी कि गुंडे तुम्हारे पीछे पड़े हैं, मगर दूसरी बार तुम खुद ऐसी जगह आई हो तो मैं ऐसे क्या समझूं।
11 बोलती है कि लियो मेरा नेबर है और मुझे किसी काम के लिए लियो की हेल्प चाहिए थी, तो वो मेरी हेल्प के लिए आया है। ऑफिसर उसे पूछता है कि तुम ऐसी जगह पर क्यों आई हो। तभी जूलियन आता है तो वरीड होकर 11 से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। और ऑफिसर जूलियन को पहले से जानता था, तो वो 11 को बोलते हैं कि क्या तुम स्टेलिंग फैमिली को नहीं जानती, तुम इन लोगों से दूर रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जूलियन बोलते हैं कि ये 18 की हो चुकी है तो अपने डिसीजन ले सकती है। 11 लियो और जॉन के साथ एक स्टोर जाती है तो अपने दोनों फ्रेंड्स को बोलती है कि आज जो कुछ हुआ है लिली इस बात को इजीली नहीं भूलेगी और बोलती है कि अगला अटैक वो मुझ पर या मेरी माँ पर करेगी। लियो से बोलते हैं कि मैं हर टाइम तुम्हारे साथ रहूंगा तो तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मगर 11 से बोलती है कि तुम हर टाइम मॉम के साथ रहोगे। और वो जूलियन को बोलती है कि तुम स्टेलिंग फैमिली जाओ, लिली और अपने डैड पर नजर रखो और दूसरे ब्यूटी लाउंज के ग्रेट ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड निकालो और मुझे ला कर दो। ऑफिसर जॉन वहीं से शॉपिंग कर रहा था तो वो उसकी बातें सुन लेता है। 11 बोलती है कि ऑफिसर जॉन वैसे तो इनोसेंट है और अगर मैं उसे बताऊं कि मैं स्टेलिंग फैमिली के इलीगल कामों की खोज लगा रही हूँ तो वो मेरा साथ नहीं देगा क्योंकि वो मेरे मेथड से एग्री नहीं करता। ऑफिसर जॉन आगे आता है तो जूलियन को बोलता है कि तुम जानते हो कि अंडरवर्ल्ड में कितना गंद है और तुम 11 को इस सब में ना खींचो। तो जूलियन बोलते हैं कि 11 और मैं सिर्फ पार्टनर नहीं अच्छे फ्रेंड्स भी हैं और दोनों मुकाबले के मूड में नजर आ रहे थे। तो 11 उन्हें फाइट करने से मना कर देती है। ऑफिसर जॉन बोलते हैं कि ओके, मैं तुम्हारे साथ मिलकर खोज लगाऊंगा कि स्टेलिंग फैमिली क्या करती है। नेक्स्ट डे सब लोग प्लान के हिसाब से ब्यूटी लाउंज जाते हैं। तो 11 बोलती है कि मुझे प्राइवेट कमरा चाहिए और बेस्ट ड्रिंक लेकर आओ। लिली बोलती है कि तुम फिर से यहाँ ट्रेवल करने आई हो और तुम्हें कमरा नहीं मिलेगा। 11 बोलती है कि मेरे पास नया नया पैसा आया है तो मैं वही स्पेंड करने आई हूँ। और क्या तुम्हारा क्लब इलीगल काम करता है कि लीगल कस्टमर को तुम लोग सर्विस नहीं देते। लिली मजबूर हो जाती है तो उन्हें कमरा दे देती है। ऑफिसर जॉन का साथियों से बोलता है कि पुलिस ने सालों बहुत कोशिश की है मगर अंडरकवर एजेंट अभी तक पकड़े नहीं गए। और क्या तुम्हें लगता है कि इस लड़की की बातों में आकर तुम्हें क्रिमिनल एविडेंस मिल सकते हैं। ऑफिसर जॉन बोलता है कि ये आम लड़की नहीं है, ये पुअर से स्टूडेंट हुआ करती थी और कुछ ही दिनों में ये एम्पायर ग्रुप की ऑनर बन गई है, तो ये छोटी बात नहीं और उसने हमें इस सब में इन्वॉल्व किया है तो उसके पास बड़ा प्लान होगा। और फिर प्लान के हिसाब से जितने भी लोग आए थे वो वहाँ शोर करने लगते हैं, कोई वेटर को आवाज देने लगता है तो कोई लड़ाई का ड्रामा करने लगता है। और लिली शोर की आवाज सुनती है तो बहुत गुस्से में आती है। वो बोलती है कि मैं 11 को लेसन सिखाऊंगी। वो टेलर को बोलती है कि आपने और मेरे डैड को कॉल करके यहाँ बुलाओ। जूलियन 11 को बता देता है कि लिली ने डैड को कॉल करती है और वो अभी आने वाला है। 11 सबको अपना अपना काम समझाती है कि उन्हें क्या करना है। और तभी वो ऑफिसर को एक कैमरा देती है तो बोलती है कि इसमें मार्क्स की कुछ रिकॉर्डिंग है और जब टाइम आएगा तो तुम ये एविडेंस मिस्टर स्टेलिंग को दिखाना। मिस्टर मार्क्स और मिस्टर स्टेलिंग आते हैं तो लिली अपने डैड को बोलती है कि 11 हमें बर्बाद करना चाहती है और देखें ये यहाँ क्या कर रही है। मिस्टर मार्क 11 को बोलता है कि तुम सिर्फ डिस्पोजेबल ट्रैश हो और मेरे लिए सिर्फ तुम एक टूल हो और मुझे पछतावा हो रहा है कि मैं तुम्हें घर लेकर आया। 11 मिसेस स्टेलिंग को बोलती है कि मिस्टेक मेरी नहीं, मिस्टेक उन लोगों की है जो स्टेलिंग फैमिली के नाम पर डर्टी काम कर रहे हैं। और फिर वो बोलती है कि क्या आपको पता है कि आपके ऑफिस में किसी ने सीक्रेटली कैमरा लगाया था और क्या पता है कि कैमरा लगाने वाला कौन था। वो मिस्टर मार्क की तरफ इशारा करती है तो मिस्टर मार्क मिस्टर स्टेलिंग को बोलते हैं कि मेरी फैमिली सालों से आपके साथ लॉयल है और एक कैमरा लगाने की वजह से आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने आपको धोखा दिया है। 11 बोलती है कि आपने सिर्फ कैमरा नहीं लगाया था बल्कि आपके पास मिस्टर स्टेलिंग के बिजनेस के सारे सीक्रेट हैं, इवन स्टेटमेंट्स भी हैं। और वो टेलर की पॉकेट से फोन निकालती है तो बोलती है कि आप खुद देख लें। मिस्टर स्टेलिंग सारे एविडेंस देखते हैं तो फोन तोड़ देते हैं। वो बहुत गुस्से में आ रहा था और टेलर नहीं जानता था कि जब यहाँ लड़ाई हुई थी तो वो सबको रोकने आया था। तभी 11 ने उसकी पॉकेट में ये फोन डाला था मगर फोन का मॉडल उसके फोन जैसा था तो वो क्लियर नहीं कर पाता कि ये फोन उसका नहीं है। मिस्टर स्टेलिंग बोलते हैं कि तुमने मेरी फैमिली की सारी डील्स, ट्रांजैक्शंस और सारी रिकॉर्डिंग की है तो इसका क्या मतलब है। मार्क्स बोलते हैं कि ये 11 का ट्रैप है, ये हमें फ्रेम करना चाहती है। मिस्टर स्टेलिंग बोलते हैं कि तुम्हारे बेटे के फोन में मेरा सारा डाटा कैसे आया। विक्टोरिया बोलती है कि टेलर ऐसा नहीं कर सकता और वीडियो फेक है। 11 बोलती है कि ओके, आप किसी से चेक करवा लें, वीडियो रियल है। और फिर वो मिसेस स्टेलिंग को बोलती है कि कुछ गंदगी छुपाने के लिए किसी को कुर्बान करना पड़ता है और आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन है, थॉर्न फैमिली जो लॉयल बनकर आपके अगेंस्ट साजिश कर रही है, या मैं जो बहुत कुछ जानती हूँ और ऑबिडियंट भी नहीं हूँ। मिस्टर मार्क कस्में खाने लगते हैं
कि हम सालों से आपके साथ सिंसियर हैं, तो हमारी बात का ट्रस्ट करें। मगर मिस्टर स्टेलिंग लिली और टेलर की सगाई तोड़ देते हैं और मार्क्स को बोलते हैं कि हमारी पार्टनरशिप आज से खत्म हो गई। मिस्टर मार्क्स शॉक रह जाते हैं क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि इतनी छोटी सी लड़की उसे इतना टाइम देगी। मिस्टर स्टेलिंग वर्नन को बोलते हैं कि तुम रियल में बड़ी चीज हो। वर्नन बोलती है कि ये रूल आपकी वर्ल्ड ने सिखाया है कि सेल्फ प्रोटेक्शन कैसे करते हैं। अकेले में जूलियन वर्नन को बोलते हैं कि सब बहुत रिस्की था। वर्नन बोलती है कि ये तो शुरुआत है और मैं जानती हूँ कि मार्क को मैंने टफ टाइम दिया है तो मुझे इजीली नहीं छोड़ेगा। और फिर वो बोलती है कि मुझे स्टेलिंग के बिजनेस के कोड चाहिए और ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड चाहिए और बताती है कि सब चीजें उसकी पर्सन सेफ में हैं। और जूलियन को बोलती है कि ये काम तुम्हें करना है। और फिर वो बोलती है कि स्टेलिंग और मार्क्स ने जो कुछ मेरी माँ के साथ किया है उन्हें इंटरेस्ट के साथ मैं सब कुछ वापस करूंगी। जूलियन से बोलता है कि तुम इतने लोगों से अकेले लड़ रही हो तो इतना कुछ क्यों कर रही हो। वर्नन बोलती है कि अपनी माँ के लिए, क्योंकि मुझे उन्हें क्लीन लाइफ देनी है तो जो उन्हें दुख देना चाहते हैं उन्हें खत्म तो करना पड़ेगा। और फिर वो जूलियन को बोलती है कि अगर तुम इस गेम में नहीं आना चाहते तो अभी वापस जा सकते हो। जूलियन बोलते हैं कि मैं बहुत डीप तक आ चुका हूँ तो वापस नहीं जाना चाहता। और दोनों बातें कर रहे थे तभी वो देखते हैं कि एक ट्रक उनकी तरफ आ रहा है। जूलियन कार मोड़ने की कोशिश करता है मगर ट्रक उसे हिट कर देते हैं और जानबूझकर जूलियन वाली साइड को टारगेट किया गया था। वो बुरी तरह इंजर्ड हो जाते हैं तो वनवन उसे हॉस्पिटल आती है और वो सोचती है कि अगर कोई मुझे मारना चाहता तो जब मैं अकेली होती तब वो लोग अटैक करते। और ट्रक ने सिर्फ जूलियन वाली साइड को टारगेट किया तो इसका मतलब ये है कि उनका निशाना जूलियन था। डॉक्टर आते हैं तो बोलते हैं कि हेड इंजरी है, इंटरनल ब्लीडिंग हुई है तो हमें ऑपरेशन करना है। और बोलते हैं कि साइन कौन करेगा। वर्नन बोलती है कि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ तो साइन मैं करूंगी। ऑफिसर जॉन आते हैं तो वर्नन बोलती है कि क्या पता चला कि एक्सीडेंट कैसे हुआ है। ऑफिसर उसे बोलते हैं कि सर्वाइवल फुटेज चेक की गई है तो पता चला है कि किसी ने जूलियन को मारने की कोशिश की है मगर ट्रक ड्राइवर भाग गया है। और टारगेट क्योंकि जूलियन था तो वर्नन का शक लिली पर जाता है। ऑफिसर बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि लिली अपने भाई को मारना चाहती है। वर्नन बोलती है कि अभी तो नहीं मगर जल्दी एविडेंस मिल जाएगा। लिली ऑफिसर जॉन को बोलती है कि प्लान के हिसाब से हम स्टेलिंग के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे और जिन्होंने जूलियन को हाथ लगाने की हिम्मत की है उन्हें कीमत चुकाना पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वनवन एम्पायर क्लब जाती है तो चिन ऑलरेडी वहाँ बैठा था। वनवन हैरान होकर बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चिन्नू से बोलते हैं कि मैं तुम्हें वार्न करने आया हूँ कि कोई तुम्हारी ट्रॉफी छीनने आ रहा है। वनवन बोलती है कि ट्रॉफी तुम छीनना चाहते हो मार्कस या फिर लिली। चिन्नू से बोलते हैं क्या मैं मार्क्स के लिए काम नहीं करता और मैं आपसे सिर्फ तुम्हारे लिए काम करूंगा। वनवन उसकी बात का ट्रस्ट नहीं करती और बोलती है कि तुम मार्क्स के सिंसियर बंदे हो तो मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। चिन्नू से बोलते हैं कि मैं उसके लिए जॉब करता था मगर मुझे नहीं पता था कि वो इतना डेंजरस है कि तुम्हें कुर्बान करने के लिए वो इस लिमिट तक जाएगा। और बोलते हैं कि मैंने उसका साथ छोड़ दिया है। और फिर उसे बोलते हैं कि जूलियन इंजर्ड है और मिस्टर स्टेलिंग को ऑलरेडी तुम पर शक है। मार्क्स और लिली तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे हैं और पुलिस को अभी तक कुछ मिला नहीं तो वो भी तुम्हारा पूरा साथ नहीं दे सकती। और बोलते हैं कि अगर मेरा साथ नहीं हुआ तो तुम सर्वाइव नहीं कर सकोगी। और फिर उसे बोलते हैं कि मैं काफी सालों से मिस्टर मार्क के साथ काम कर रहा हूँ और अंडरवर्ल्ड को अच्छे से जानता हूँ। एविडेंस और पुलिस इस वर्ल्ड को गिराने के लिए काफी नहीं, तुम्हें अंदर के बंदे की हेल्प चाहिए। तो वनवन से बोलती है कि तुम मेरी हेल्प कैसे करोगे। चिन बोलते हैं कि मैं प्रिटेंड करूंगा कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ मगर मैं मार्क और लिली को तुम्हारे बारे में फेक इन्फॉर्मेशन दूंगा और ये सिर्फ शुरुआत होगी और जैसे ही हम लोहा गर्म देखेंगे तो वार करेंगे। वनवन बोलती है कि अगर तुम डबल एजेंट निकले तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। चिन्नू से बोलते हैं कि तुम मुझे टास्क दो, अगर मैं कंप्लीट ना कर सका तो मुझ पर ट्रस्ट ना करना। वनवन से बोलती है कि तुम मार्क्स और लिली को बोलो कि तुमने मेरी ट्रॉफी पकड़ ली है और फिर उन्हें न्यूज़ दोगे कि मैं अबैंडन्ड केमिकल प्लांट वाली कंपनी में इस टाइम लॉक हूँ तो तुम वहाँ उन्हें लेकर आओगे। चिन बोलते हैं कि तुम खुद बाइट बनना चाहती हो तो ये बहुत रिस्की है। वनवन बोलती है कि मैं उनकी बाइट नहीं बनूंगी, मैं तो उन्हें ऐसा सरप्राइज दूंगी कि वो लाइफ भर भूल नहीं पाएंगे। चिन बोलते हैं कि तुम मेरी 100 से बड़ी गैंगस्टर हो। वनवन बोलती है कि मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं तो रिस्क लेने से डर नहीं लगता। और फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। मिस्टर मार्क बहुत टेंशन में था। वो बोलते हैं कि अगर मुझे 1 मंथ की ट्रॉफी मिल जाए तो मैं सब कुछ वापस ले सकता हूँ। तभी चिन की कॉल आती है तो वो मिस्टर मार्क्स को बताता है कि मैंने ट्रॉफी पकड़ ली है। उसकी फैमिली ये बात सुनती है तो बहुत खुश हो जाती है। चिन लोकेशन बताते हैं तो बोलते हैं कि मैंने उसे ड्रग दी है तो वो बेहोश है। मिस्टर मार्क्स बोलते हैं कि मेरे अलावा
कोई से हाथ नहीं लगाएगा और स्पेशली लिली को बोल देना कि वो तो उसे टच भी नहीं करेगी, उसे मैं अपने हाथों से मारूंगा। मिस्टर मार्क्स फोन बंद करते हैं तो खुश होकर अपनी फैमिली को बताते हैं कि मैं अपना सब कुछ वापस लेने वाला हूँ। उसके बच्चे बोलते हैं कि हम भी आपके साथ जाएंगे और चीनू ने लोकेशन पर लाते हैं। तो जैसे वो कपड़ा हटाते हैं, क्लोई खुश होकर बोलती है कि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि ये मर गई है। जैसे ही टेलर बाल हटाता है तो वहाँ लिली थी। वो लोग शॉक रह जाते हैं। मिस्टर मार्क चिन से पूछते हैं कि ये सब क्या है, तुम तो बोल रहे थे कि ट्रॉफी 1-1 है, मगर यहाँ लिली क्यों है। चिन बोलते हैं कि आपने ही बोला था कि आपको लिली की ट्रॉफी चाहिए और प्लान के हिसाब से 1-1 ने मिस्टर स्टेलिंग को भी इनवाइट किया था। चिन मिस्टर स्टेलिंग को बोलते हैं कि मिस्टर मार्क्स ने मुझे बुलाया और मुझे बोला कि इन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है और इन्होंने ही बोला था कि ब्यूटी लॉन्च को टारगेट किया जाए और इनके कहने पर मैंने लिली की ट्रॉफी ली है। मिस्टर स्टेलिंग गुस्से में आते हैं तो मार्क्स को बोलते हैं कि क्या ये सच बोल रहा है। मिस्टर मार्क्स बोलते हैं कि ये 1-1 के साथ मिला हुआ है तो स्टोरी बना रहा है, मगर कुछ भी सच नहीं। विक्टोरिया बोलती है कि 1-1 ने इसे खरीद लिया है। तो चिन बोलते हैं कि मैंने सब कुछ आपके ऑर्डर पे किया। तभी 1-1 आती है तो मिस्टर स्टेलिंग को बोलती है कि आपने इसे कॉपरेशन खत्म कर ली और सगाई भी तोड़ दी, तो गुस्से में आकर इसने आपकी बेटी को मार दिया है और ये मुझे इस काम के लिए ब्लेम करना चाहता है। स्टेलिंग गुस्से में आते हैं तो मार्क्स को बोलते हैं कि मैंने तुम्हें पैसा दिया, पावर दी, भाई समझा और तुमने मेरी ही बेटी को मार दिया और बोलते हैं कि तुम्हारा ही बेटा लूजर है तो इसी कारण मैंने सगाई तोड़ी थी, मगर तुमने मेरी बेटी से इसका बदला क्यों लिया। और फिर वो अपने लोगों को ऑर्डर देते हैं कि इन्हें खत्म कर दो। बॉडीगार्ड मार्क्स और उसकी फैमिली को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं तो मार्क्स बोलते हैं कि मैं 30 साल से तुम्हारे साथ हूँ और सिर्फ एक क्लब के लिए मैं तुम्हारी बेटी की जान क्यों लूंगा। और बोलते हैं कि सब कुछ 1-1 ने किया है क्योंकि लिली ने जूलियन को मारने की कोशिश की थी तो ये बदला ले रही है। स्टेलिंग 1-1 से पूछता है कि क्या ये सच बोल रहा है, तुमने लिली से जूलियन का बदला लिया है। 1-1 हाँ बोलती है। सब उसकी बात सुनकर शॉक रह जाते हैं। मार्क्स खुश हो जाते हैं तो सोचते हैं कि ये अपने जाल में फंसने वाली है। 1-1 बोलती है कि लिली ने जूलियन को ट्रक से मरवाने के लिए एक आदमी को हायर किया और वो अब तक कोमा में है और आंख के बदले आंख जाए तो ये फेयर है, और अगर मैं थॉर्न फैमिली को शील्ड के तौर पर यूज करूं तो इसमें बुरा क्या है। मार्क शाउट करने लगते हैं कि तुम पागल हो चुकी हो। 1-1 से बोलती है कि पागल तो तुम हो, तुमने मुझे हमेशा नाजायज बेटी समझा, एक मोहरा बनाकर यूज किया और तुम समझते थे कि जब चाहो मुझे मार सकते हो और मेरी मौत से भी तुम्हें बेनिफिट मिलता। और बोलती है कि मौत का खेल तुमने शुरू किया है तो एंड मैं करूंगी। तभी पुलिस आ जाती है तो ऑफिसर जॉन बोलते हैं कि सब हथियार फेंक दो। मार्क्स बोलते हैं कि ऑफिसर 1-1 ने लिली को मार दिया है। सब गवाही देने लगते हैं कि हाँ लिली को 1-1 ने मारा है। ऑफिसर 1-1 से पूछते हैं कि क्या तुमने लिली की जान ली है। 1-1 बोलती है कि भला मैं किसी को जान से मार सकती हूँ, ये तो एक जोक है। और वो बॉक्स हिलाती है तो लिली जाग जाती है। सब लोग शॉक रह जाते हैं। 1-1 बोलती है कि मैंने इसके प्रेशर पॉइंट को हिट किया था तो ये बेहोश थी और इफेक्ट खत्म हो गया है तो ये जाग गई है। लिली जैसे जागती है तो 1-1 को गालियां देने लगती है और उस पर अटैक करने लगती है तो ऑफिसर उसे रोक देता है। 1-1 से बोलती है कि तुमने जो कुछ जूलियन के साथ किया है उसके मुकाबले में ये तो कुछ भी नहीं। और फिर वो ऑफिसर को बोलती है कि इसने जूलियन की जान लेने की कोशिश की है तो कानून के हिसाब से इसे पनिश मिलनी चाहिए। ऑफिसर बोलते हैं कि मार्क्स और स्टेलिंग के इलीगल कामों के एविडेंस मुझे मिल चुके हैं और मुझे प्रूव मिले हैं कि लिली इन दोनों के कामों में इन्वॉल्व थी। और वो पुलिस को बोलते हैं कि इन सबको ले जाओ। और फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। 1-1 की मॉम का इलाज हो जाता है तो आज वो डिस्चार्ज हो रही थी और आज उसकी लाइफ का सबसे अच्छा दिन था क्योंकि उसका रिजल्ट आया था और उसने पूरे प्रोविंस में टॉप किया था। मॉम उसका रिपोर्ट कार्ड देखती है तो बहुत खुश हो रही थी और जूलियन भी ठीक हो चुका था। वो 1-1 से मिलने आते हैं तो उसे फ्लावर्स देते हैं और बोलते हैं कि हमने डेथ और लाइफ साथ देखी है तो अच्छे पार्टनर बनेंगे और बोलते हैं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो। तभी लियो और ऑफिसर जॉन आ जाते हैं। लियो बोलते हैं कि हम बचपन से साथ हैं, एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो। ऑफिसर जॉन बोलते हैं कि मैं सारी लाइफ के लिए तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और बोलते हैं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो। 1-1 बोलती है कि मैं तो अपनी मॉम को चूज करूंगी और तीनों 1-1 के लिए जो फ्लावर्स लेकर आए थे वो सब उसकी मॉम को देते हैं तो हेल्दी लाइफ की विशेष देते हैं। 1-1 बोलती है कि माँ और बेटी से अच्छा रिश्ता और बॉन्ड किसी और से नहीं बन सकता और अपनी मॉम को बोलती है कि आपको सारी लाइफ रिस्पेक्ट नहीं मिली तो मैं आपको रिस्पेक्टफुल और ऑनर लाइफ दूंगी। तीनों फ्रेंड्स उन्हें हेल्दी लाइफ की विशेष देते हैं। 1-1 तीनों का थैंक्स करती है तो मॉम को लेकर चली जाती है और 1-1 ने डिसाइड किया था कि वो अंडरवर्ल्ड की अंधेरी वर्ल्ड में फिर कभी नहीं आएगी।
और उसे लाइफ में सिर्फ शांति चाहिए थी तो वो उसे मिल चुकी थी। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।